हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक अनपैक करने वाले हैं। ये है यूनाइटेड स्टेट्स और यूनेस्को के बीच का जो बड़ा कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल सा रिश्ता है, मतलब उतार चढ़ाव से भरा हुआ। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि मेंस के लिए, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए एक फैंटास्टिक केस स्टडी है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत हम करेंगे एक एक्चुअल क्वेश्चन से। ये देखिए, ये सवाल 2019 के जीएस पेपर 2 मेंस एग्जाम में पूछा गया था। इसके कीवर्ड्स को जरा गौर से देखिए। टू लिटिल कैश, टू मच पॉलिटिक्स, यूएस विड्रॉल और एंटी इजराइल बायस। सच कहूं तो ये सवाल ही हमारे आज के पूरे एनालिसिस का ब्लूप्रिंट है। अगले कुछ मिनटों में हम इस एक सवाल को इतनी गहराई से डिकोड करेंगे कि इस पूरे इश्यू पर आपकी पकड़, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो इस मेंस क्वेश्चन का एक सॉलिड, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर देने के लिए हमने अपने एनालिसिस को इन 5 हिस्सों में बांटा है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, हर एक नुआंस को समझेंगे और फिर एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। ये फ्रेमवर्क आपको अपने नोट्स बनाने में भी काफी काम आएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बिल्कुल फाउंडेशन से। आखिर ये यूनेस्को है क्या, इसका काम क्या है, इसका मैंडेट क्या है, और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड स्टेज पर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका मैंडेट। जरा सोचिए, साल था 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था, और तब यह सोचा गया कि सिर्फ पॉलिटिकल डील्स या इकोनॉमिक अग्रीमेंट से दुनिया में परमानेंट पीस नहीं आ सकती। जो असली शांति है ना, वो तो लोगों के माइंड्स में बनती है। कैसे? एजुकेशन से, साइंस से और कल्चर से। और यही यूनेस्को का फाउंडेशनल आइडिया था। इसीलिए इसे यूएन की इंटेलेक्चुअल एजेंसी भी कहते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बताती है कि यूनेस्को का काम कितना फैला हुआ है। अब सोचिए, हम इंडिया में ताजमहल देखते हैं या अजंता एलोरा केव्स, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इन्हें डेजिग्नेट कौन करता है? यूनेस्को। पर काम यहीं खत्म नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ती है, दुनिया भर में एजुकेशन बढ़ाने पर काम करती है, और बड़े बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जैसे समुद्र पर रिसर्च यानी ओशनोग्राफी, उसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है। ये जो सारा काम है ना, यही इसकी सॉफ्ट पावर है। चलिए, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, इस पूरे रिश्ते की हिस्ट्री। ये टाइमलाइन आपको बताएगी कि यूएस का यूनेस्को से निकलना और फिर वापस आना, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक रिकरिंग पैटर्न। और इसके पीछे आखिर रीजंस क्या हैं, वही अब हम समझेंगे। और ये टाइमलाइन ये इस उतार चढ़ाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1984 में प्रेसिडेंट रेगन के टाइम यूएस ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट है और सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और विड्रॉ कर लिया। फिर लगभग 20 साल बाद 2003 में प्रेसिडेंट बुश ने रीजॉइन किया। इसके पीछे का रीजन था 9/11 के बाद अमेरिका की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना। लेकिन ट्विस्ट देखिए, 2011 में जैसे ही यूनेस्को ने पैलेस्टीन को फुल मेंबर बनाया, यूएस ने अपने डोमेस्टिक लॉ के कारण सारी फंडिंग रोक दी। फिर आया 2017-18 का दौर, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एंटी इजराइल बायस का आरोप लगाकर ऑफिशियली फिर से विड्रॉ कर लिया। और अब हाल ही में 2023 में प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिर से रीजॉइन किया, और इस बार एक बड़ा रीजन था यूनेस्को में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। तो आप देख रहे हैं, हर एंट्री और एग्जिट के पीछे एक अलग जियोपॉलिटिकल रीजन है। तो अब सीधा आते हैं उस मेंस क्वेश्चन के दिल पर। इन विड्रॉल्स के पीछे के 2 सबसे बड़े कारण क्या थे? चलिए, इन ऑफिशियल रीजंस को डाइसेक्ट करते हैं और उन्हें सीधे उन कीवर्ड्स से जोड़ते हैं जो हमने शुरू में देखे थे, टू मच पॉलिटिक्स और टू लिटिल कैश। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तरफ है टू मच पॉलिटिक्स। यूएस का हमेशा से सबसे बड़ा आरोप यही रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में एंटी इजराइल बायस है। अब इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल देता हूं। जब यूनेस्को ने हेब्रॉन की ओल्ड सिटी को एक पैलेस्टीनियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, तो यूएस ने कहा कि आप हिस्ट्री का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया पॉलिटिक्स वाला एंगल। अब दूसरी तरफ देखिए, टू लिटिल कैश। जब यूएस ने 2011 में फंडिंग रोकी, तो यूनेस्को का बजट हिल गया। यूएस के लिए ये एक फाइनेंशियल लेवरेज, एक हथियार की तरह था। सोच के देखिए, अमेरिका अकेले यूनेस्को के बजट का 22% हिस्सा देता था। जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर पैसा रोक दे, तो ऑर्गेनाइजेशन पर कितना जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक इतनी इंपॉर्टेंट ग्लोबल बॉडी से निकल जाती है, तो होता क्या है, इसका असर क्या पड़ता है? चलिए, इस विड्रॉ के जो दूरगामी परिणाम हैं, जो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। ये आपके आंसर के लिए एक बहुत ही क्रूशियल डायमेंशन है। ये पॉइंट्स इसके गंभीर असर को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। सबसे पहला तो है फंडिंग डेफिसिट।
सीधी सी बात है, जब पैसा नहीं होगा तो यूनेस्को के एजुकेशन और साइंस के प्रोग्राम्स पर तो असर पड़ेगा ही। दूसरा, रिड्यूस्ड यूएस इन्फ्लुएंस। इसे ऐसे समझिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए और क्रिटिकल इश्यूज पर ग्लोबल रूल्स बन रहे हैं और यूएस उस मीटिंग रूम में ही नहीं है, तो फिर वो रूल्स कौन बनाएगा? ऑब्वियसली चाइना जैसी दूसरी पावर्स। तीसरा, वीकेंड मल्टीलेटरलिज्म। जब बड़े देश इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने लगते हैं तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का पूरा ढांचा है वो कमज़ोर हो जाता है। और चौथा असर खुद यूएस पर पड़ता है। उनके अपने साइंटिस्ट्स और हेरिटेज साइट्स भी ग्लोबल इनिशिएटिव से अलग थलग पड़ जाते हैं। अब इस फंडिंग की कमी कितनी बड़ी थी, इसको समझने के लिए जरा ये चार्ट देखिए। यूएस का कंट्रीब्यूशन था 22%, यानी पूरे बजट का लगभग 5वां हिस्सा। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग का इतना बड़ा हिस्सा अचानक से जीरो हो जाए तो ये उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है ना। यूनेस्को को मजबूरन अपने प्रोग्राम्स छोटे करने पड़े, स्टाफ निकालना पड़ा और उसकी जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस थी उस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। तो अब तक हमने इस इशू के सारे इंपॉर्टेंट पीसेस को समझ लिया है। अब वक्त है इन सभी पॉइंट्स को एक साथ लाने का, इन्हें सिंथेसाइज करने का और एक सॉलिड कंसाइज कंक्लूजन तैयार करने का। एक ऐसा कंक्लूजन जो हमारे ओरिजिनल मेंस क्वेश्चन के कोर टेंशन को सीधा एड्रेस करे। तो सबसे बड़ा टेक अवे और आपके मेंस आंसर का जो कोर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो ये है, ये जो पूरी कहानी है ना यूएस और यूनेस्को की, ये एक बुनियादी तनाव को दिखाती है। किसके बीच? एक तरफ है किसी देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट, जैसे अमेरिका का अपने सहयोगी इजराइल को सपोर्ट करना, और दूसरी तरफ है मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की जरूरत, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज पर तो सभी देशों को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। ये जो यूएस यूनेस्को का रिश्ता है, ये इसी खींचातानी का, इसी टग ऑफ वॉर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हम इस एक्सप्लेनर को इससे एक बड़े सवाल पर ख़त्म करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है। कल को जब आप एक पॉलिसी मेकर बनेंगे, एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो आपको बार बार इस डिलेमा से जूझना पड़ेगा। तो सोचिए, 21st सेंचुरी को कौन सा रास्ता डिफाइन करेगा? क्या देश हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर रखेंगे, या फिर क्लाइमेट चेंज और पैंडेमिक्स जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन का रास्ता चुनेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इस पर जरूर सोचिए। नमस्कार, द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर गहरी चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे यूपीएससी के इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस से जुड़ती है, द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2025। हम इसे बिल्कुल स्क्रैच से समझेंगे कि आखिर ये इंडेक्स है क्या, इसमें ग्लोबल लेवल पर क्या बदलाव आ रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, इंडिया की इस शानदार छलांग का उसकी फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल इमेज और हम सब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम नंबर्स और रैंकिंग्स में डूबें उससे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आपका पासपोर्ट यानी आपका राष्ट्रपत्र कितना शक्तिशाली है? इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में पासपोर्ट की पावर का मतलब है आज़ादी। आज़ादी दुनिया घूमने की, बिजनेस करने की और अलग अलग कल्चर से जुड़ने की बिना ज़्यादा कागजी कार्रवाई के। ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके देश की ग्लोबल स्टैंडिंग, उसकी संप्रभुता का एक जीता जागता प्रतीक है। और हाल ही में इंडियन पासपोर्ट के लिए इस पावर को एक बड़ा अपग्रेड मिला है। और ये रही हेडलाइन, वो नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा है, 8। सिर्फ पिछले 6 महीनों में इंडिया ने ग्लोबल रैंकिंग्स में 8 पायदान की छलांग लगाई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा 6 मंथ क्लाइंब है। और ये इशारा करता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बदलाव हो रहे हैं। तो आखिर ये हुआ कैसे, और ये आज की बदलती दुनिया के बारे में हमें क्या बताता है? इसे समझने के लिए हमें पहले ग्लोबल लीडर बोर्ड पर एक नज़र डालनी होगी। तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं। इंडिया के इस राइज को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पासपोर्ट पावर का बेंचमार्क आखिर सेट कौन कर रहा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सुपर पासपोर्ट्स की, जिनके सिटीजन्स को दुनिया में सबसे ज्यादा मोबिलिटी यानी आवागमन की स्वतंत्रता हासिल है। अब देखिए इस लिस्ट में टॉप पर कौन है। नंबर 1 पर है सिंगापुर, जिसके सिटीजन्स 193 देशों में बिना प्रायर वीजा के जा सकते हैं। उसके ठीक पीछे जापान और साउथ कोरिया, और फिर आते हैं यूरोपियन पावर हाउसेस जैसे जर्मनी और फ्रांस। सोचने वाली बात यह है कि साल दर साल यही देश क्यों डोमिनेट करते हैं? इसका जवाब है इनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, स्टेबल पॉलिटिकल रिलेशंस और एक ओपन फॉरेन पॉलिसी। इनका सक्सेस ही ग्लोबल मोबिलिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है। लेकिन असली कहानी सिर्फ टॉप रैंकिंग्स में नहीं है। बड़ी पिक्चर एक बहुत ही फैसिनेटिंग शिफ्ट दिखाती है, ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एक बदलाव। जहां एक तरफ यूएसए और यूके जैसे ट्रेडिशनली पावरफुल पासपोर्ट्स की रैंकिंग धीरे धीरे नीचे आ रही है,
वहीं दूसरी तरफ एशिया पैसिफिक रीजन में एक साफ अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। और इस ग्लोबल ट्रेंड का सबसे नया और सबसे अहम एग्जाम्पल है इंडिया, जिसका क्लाइंब पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ा रहा है। तो इस ग्लोबल शिफ्ट से सीधे आते हैं इंडिया की स्टोरी पर। ये सिर्फ एक लिस्ट में ऊपर आने की बात नहीं है, ये ग्लोबल एक्सेस में एक अहम सुधार है। ये एक ऐसे देश का आईना है जो आगे बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव बढ़ रहा है। रैंक 85 से सीधे 77 तक का सफर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इस चार्ट को देखिए, ये जो जंप आप देख रहे हैं 85 से 77 तक का, ये बिल्कुल साफ दिखता है। इस तरह का विजुअल हमें इस सुधार की स्केल को बेहतर समझने में मदद करता है। और याद रखिए, इस तरह की प्रोग्रेस अचानक से नहीं होती। ये एक सोची समझी नीति, एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और बदलते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस का नतीजा है। तो आखिर इस जंप के पीछे बदला क्या? तो हेनली रैंक का जमीन पर आम आदमी के लिए क्या मतलब है? रैंकिंग का आधार होता है एक स्कोर, और वो स्कोर है उन देशों की संख्या जहां आप बिना पहले से वीजा लिए जा सकते हैं। इंडिया के लिए ये नंबर अब 57 से बढ़कर 59 हो गया है। यहाँ हर एक नंबर एक देश है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो टूरिज्म हो, बिजनेस हो या कल्चरल एक्सचेंज हो। 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए 2 नए दरवाजे खुल गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो 2 नए देश कौन से हैं जिन्होंने ये बदलाव लाया? ये इंडेक्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये दूसरे देशों द्वारा की गई आधिकारिक वीजा पॉलिसी चेंजेस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं वो 2 की एडिशंस जिन्होंने इस जंप को पॉसिबल बनाया। पहला की एडिशन है फिलीपींस। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक बड़ी जीत है। इससे न सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन टूरिस्ट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक नया और अहम डेस्टिनेशन खुल जाता है। ये बढ़ते हुए विश्वास और सहयोग का एक बिल्कुल साफ इशारा है। और दूसरा मेजर एडिशन है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। ये कदम इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूती देता है और साउथ एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन को गहरा करता है। दोनों देशों के बीच आसान ट्रैवल एक विन विन सिचुएशन है, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा और पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी बेहतर होंगे। अच्छा, अब आते हैं एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ये है हमारा मेंस एनालिसिस सेक्शन। यहाँ हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। एक पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक का बदलना सिर्फ एक ट्रैवल अपडेट नहीं है, ये किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी कितनी असरदार है, उसकी सॉफ्ट पावर कितनी है और उसके इकोनॉमिक आउटलुक का एक पावरफुल इंडिकेटर है। तो चलिए इसके इम्प्लीकेशंस को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले डिप्लोमैटिक डिविडेंड्स। जब आप जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का आंसर लिखते हैं तो आप फॉरेन पॉलिसी के टूल्स की बात करते हैं। वीजा फ्री एक्सेस एक सफल डिप्लोमेसी का डायरेक्ट टैंजिबल आउटकम है। हर नया वीजा फ्री एग्रीमेंट बेहतर होते बायलैटरल रिलेशंस और बढ़ते हुए आपसी विश्वास को दर्शाता है। ये दिखाता है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट अब उसके सिटीजन्स के लिए आम जिंदगी में फायदे ला रहा है। दिस इज डिप्लोमेसी इन एक्शन। दूसरा, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। जोसेफ नाय का ये कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब है दूसरों को आकर्षण से प्रभावित करना, न कि ताकत से। जब दूसरे देश इंडियन सिटीजन्स के लिए अपना दरवाजे खोलते हैं तो इससे इंडिया की ग्लोबल इमेज एक रिस्पॉन्सिबल और वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में बेहतर होती है। इससे बिजनेस डील्स, एकेडमिक कोलैबोरेशन से लेकर विशाल इंडियन डायस्पोरा के साथ रिश्ते मजबूत करने तक हर चीज़ आसान हो जाती है। अ स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट मीन्स अ स्ट्रॉन्गर ब्रांड इंडिया। और तीसरा एंगल है इकोनॉमिक यानी आर्थिक, टूरिज्म और रेसिप्रोसिटी। देखिए, आज इंडियन आउटबाउंड टूरिस्ट दुनिया में एक बड़ी स्पेंडिंग पावर बन चुका है, इसलिए देश उन्हें आकर्षित करने के लिए अपने वीज़ा रूल्स आसान कर रहे हैं। इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। जब इंडिया को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलता है तो वो भी अक्सर सामने वाले देश को वैसी ही सुविधा देता है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। इससे विदेशी टूरिस्ट्स का इंडिया आना आसान होता है, जो हमारी अपनी टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करता है। अब इस रैंकिंग के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए, खासकर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जहां फैक्चुअल एक्यूरेसी सबसे ज़रूरी है, हमें ये जानना होगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। किसी भी डेटा की क्रेडिबिलिटी उसके सोर्स और उसकी मेथडोलॉजी से आती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे इस तरह की ओरिजिनल और सबसे अथॉरिटेटिव रैंकिंग माना जाता है। ये कोई ऑनलाइन सर्वे नहीं है। इसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर है, उन डेस्टिनेशंस की संख्या जहां एक पासपोर्ट होल्डर बिना पहले से वीज़ा लिए एंटर कर सकता है। यही सिंपल और ऑब्जेक्टिव मापदंड इसे इतना पावरफुल और विश्वसनीय बनाता है। और ये स्लाइड तो आपके प्रीलिम्स नोट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
इस इंडेक्स को पब्लिश करता है हेनली एंड पार्टनर्स। सबसे ज़रूरी बात, इसका डेटा कहाँ से आता है? इसका डेटा एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA से आता है। IATA दुनिया भर की एयरलाइंस का ऑफिशियल एसोसिएशन है, इसलिए उनका डेटा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। ये इंडेक्स 2006 में शुरू हुआ था, सिर्फ वीज़ा फ्री एक्सेस पर आधारित है और हर क्वार्टर अपडेट होता है, जिससे ये हमेशा लेटेस्ट पॉलिसी चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये सारे पोटेंशियल प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। और एंड में अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का आगे बढ़ना सिर्फ छुट्टियां आसान बनाने के बारे में नहीं है, ये एक वाइटल सिग्नल है, एक ज़रूरी संकेत है इंडिया की बढ़ती हुई इंटरनेशनल आउटरीच का, उसके सफल डिप्लोमैटिक एफर्ट्स का और विश्व मंच पर उसके बढ़ते हुए प्रभाव का। और इसी के साथ मैं आपके सामने एक आखिरी भविष्य से जुड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट एक टूल है, ये दरवाजे खोलता है। तो जैसे जैसे ये टूल और पावरफुल होता जाएगा और इंडिया की ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस का अगला मोर्चा क्या होगा? इस नए एक्सेस और प्रभाव को आगे किस दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा? ये एक सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चलिए आज एक कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारे पुरखों के अनाज की, जिसे हम मोटा अनाज कहते आए हैं, और कैसे वो अचानक ग्लोबल स्टेज पर एक सुपरफूड बनने की दौड़ में सबसे आगे निकल गया है। ये स्टोरी है इंडिया के मिलेट्स मिशन की, एक ऐसी स्टोरी जहां खेती, हेल्थ और डिप्लोमेसी सब एक साथ मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर एक ट्रेडिशनल ग्रेन, एक आम सा अनाज, अचानक से ग्लोबल सुपरफूड का टैग कैसे हासिल कर लेता है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी मार्केटिंग ट्रिक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी सॉलिड डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? चलिए इसको डीकोड करते हैं। देखिए, इसका पूरा खेल एक रूल बुक का है, एक ऐसी ग्लोबल फूड रूल बुक जो ये तय करती है कि कौन सा खाना किन शर्तों पर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा। और खबर यह है कि इंडिया ने इसी रूल बुक का एक नया चैप्टर लिखने में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत हासिल की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, हेडलाइन न्यूज़ क्या है, रोम में ऐसा क्या हुआ जिसने मिलेट्स के लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल दिए हैं। तो देखिए, हुआ ये, रोम इटली में 88th कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी CC एग्जेक की मीटिंग हुई। वहां पर इंडिया ने मिलेट्स के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने का प्रपोजल रखा, जिसे ऑफिशियली डेवलपमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ पहला कदम है, लेकिन सबसे ज़रूरी कदम। इसका मतलब है कि अब स्टैंडर्ड बनाने का काम ऑफिशियली 8 अलग अलग स्टेजेस से गुजरेगा। और इस जीत में इंडिया अकेला नहीं था, उसे अफ्रीकन नेशंस का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और हाँ, ये कीवर्ड नोट कर लीजिए, जो आपके GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में सीधा काम आएगा। लेकिन इस जीत की असली अहमियत समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले हमें उस रेफरी को समझना होगा जो ये सारे फूड रूल्स बनाता है। आखिर ये कोडेक्स है क्या और इसकी बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो है कौन ये? आखिर कौन है ये दुनिया का फूड रेफरी? वो कौन सी बॉडी है जो इंटरनेशनल फूड ट्रेड के नियम सेट करती है? इसका जवाब है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसे हम शॉर्ट में CAC कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप इसे फूड रूल्स का यूनाइटेड नेशन समझ सकते हैं। इसके 2 मेन काम हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, दुनिया भर के कंज्यूमर्स की हेल्थ को बचाना, और दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि इंटरनेशनल फूड ट्रेड में फेयरनेस हो, यानी निष्पक्षता हो। अब जरा इसके फैक्ट्स पर गौर कीजिए। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट सीधे सीधे आ सकते हैं। CAC को 1963 में 2 बड़ी UN एजेंसीज ने मिलकर बनाया था। एक है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया में इससे डील करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तरफ से सारी बातचीत FSSAI ही हैंडल करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, अब जब हम रूल मेकर को समझ गए हैं तो चलिए इंडिया के मास्टर प्लान को डीकोड करते हैं। आखिर हमारे प्रपोजल में ऐसी क्या खास बात थी जिसे इस ग्लोबल बॉडी ने हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया? तो देखिए, इंडिया की स्ट्रैटेजी कितनी स्मार्ट थी। उन्होंने किसी एक मिलेट की बात नहीं की, उन्होंने पूरी मिलेट्स फैमिली को एक साथ ले लिया। इस प्रपोजल में पर्ल मिलेट यानी हमारा बाजरा, फिंगर मिलेट यानी रागी, सोरगम यानी ज्वार, और साथ ही फॉक्सटेल और लिटिल मिलेट जैसे कई जरूरी ग्रेन्स शामिल थे। एक कॉम्प्रहेंसिव ग्रुप अप्रोच थी।
यहां पर जो मास्टर स्ट्रोक था वो था ये टर्म, जनरल स्टैंडर्ड। इंडिया ने एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर मिलेट्स प्रपोज किया। इसका विजन था मिलेट्स के लिए एक सिंगल ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना जो क्वालिटी, सेफ्टी और ट्रेड की शर्तों को ग्लोबली डिफाइन करेगा। इससे होगा क्या? पूरी दुनिया में मिलेट ट्रेड के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा और हम नॉन टैरिफ बैरियर्स से बच सकेंगे। अब ये नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? सोच के देखिए, ये एक तरह का बहाना होता है जब कोई देश कहता है अरे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड आने से ये सारे बहाने खत्म हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। यह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है। इस रूल चेंज का ज़मीन पर क्या असर होगा? ये इंडिया और पूरी दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? Why does this matter? तो इससे स्टैंडर्ड से बदलाव क्या आएगा, इसको बिफोर और आफ्टर के फ्रेम में समझिए। अभी तक क्या होता था? मिलेट्स का ट्रेड ज़्यादातर इनफॉर्मल था, क्वालिटी और सेफ्टी का कोई आलम नहीं था। लेकिन एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनने के बाद कंज्यूमर्स को गारंटीड क्वालिटी मिलेगी, ट्रेड फेयर और प्रेडिक्टेबल बनेगा, और सबसे बड़ी बात, मिलेट्स के लिए दुनिया भर के सुपरमार्केट के दरवाजे खुल जाएंगे। मतलब जो अनाज अब तक एक लोकल ग्रेन माना जाता था, वो अब एक सर्टिफाइड ग्लोबल सुपर फूड के तौर पर पोजीशन हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस देखिए, हर तरफ है। मेंस के आंसर के लिए ये पॉइंट्स बिल्कुल गोल्डन है। इकोनॉमी के लिए ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा और हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओज को डायरेक्ट फायदा देगा। उन्हें स्टेबल डिमांड और बेहतर दाम मिलेंगे। डिप्लोमेसी में ये ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स के तौर पर इंडिया की इमेज को और भी मजबूत करेगा। सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट तो बहुत ही क्रिटिकल है। ये यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन करता है, खासकर एसडीजी 2 जीरो हंगर और एसडीजी 3 गुड हेल्थ, क्योंकि मिलेट्स कम पानी में उगते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट है। और हेल्थ के लिए ये हमारे प्राचीन न्यूट्रिशियस अनाज को मॉडर्न ग्लोबल डाइट का हिस्सा बनाएगा। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव रखी गई थी 2023 में। याद कीजिए, इंडिया के ही लगातार डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया था। ये उसी मेहनत का नतीजा है जो अब रंग ला रहा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये जीत सिर्फ एक प्रपोजल का पास होना नहीं है। ये असल में हमारे पुरखों की समझदारी, हमारे एंशिएंट विजडम और आज की मॉडर्न ट्रेड डिप्लोमेसी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे इंडिया अपनी ट्रेडिशनल ताकत को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में बदल रहा है। अब जब रूल बुक लिखी जा रही है तो एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं आपके लिए। सोचिए, क्या ये छोटा सा अनाज, ये मिलेट, हमारे प्लानेट की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं जैसे फूड सिक्योरिटी, मैल न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? सोचिएगा जरूर। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। अगर आप जीएस पेपर 2 यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक टॉपिक है जो बार बार सामने आता है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म, और उसमें भी इंडिया का जोरदार पुश। ये आप जानते हैं एक एवरग्रीन टॉपिक है। इससे प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं और मेंस में तो इस पर एनालिटिकल क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन है। तो चलिए आज इस इंपॉर्टेंट इशू को एकदम सिंप्लीफाई करके समझते हैं। सबसे पहले चलिए इस सबसे बड़े सवाल को टैकल करते हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया के लिए बना था, आज इस 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के लिए आउटडेटेड हो गया है? जब हम अपनी आंखों से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट या पैलेस्टीन इशू जैसे क्राइसिस देखते हैं जहां यूएन बिल्कुल पावरलेस नजर आता है, तो ये सवाल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही सवाल यूएन रिफॉर्म की पूरी डिबेट की आग को हवा देता है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को इन 4 सिंपल सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम पैक्ट फॉर द फ्यूचर को समझेंगे, ये है क्या चीज़। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको डिकोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है, बिल्कुल डिटेल में। और आखिर में इस सब के पीछे जो बिगर पिक्चर है, एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर का विजन, उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, तो शुरुआत करते हैं इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट से। आपने हाल ही में सुना होगा कि इंडिया ने यूएन रिफॉर्म्स की मांग को और तेज कर दिया है। इसका जो ट्रिगर है वो है पैक्ट फॉर द फ्यूचर। इस टर्म को जरूर नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए ये एक पोटेंशियल कीवर्ड हो सकता है। तो ये पैक्ट फॉर द फ्यूचर आखिर है क्या? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक प्रपोज्ड ग्लोबल अग्रीमेंट है। आप इसे एक मास्टर प्लान की तरह सोच सकते हैं। इसका मेन मकसद है दुनिया के सभी देशों को एक साथ लाना, ग्लोबल कॉपरेशन को और मजबूत करना, और खास तौर पर अहम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज को टाइम पर पूरा करने में तेजी लाना। और इस पैक्ट का स्कोप देखें, ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सिर्फ 1-2 इश्यूज पर फोकस नहीं है। इसमें इंटरनेशनल पीस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, साइंस है, यूथ है, सब कुछ कवर किया गया है। लेकिन
हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका आखिरी पॉइंट, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म। यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की पूरी बहस इस पैक्ट का एक अहम हिस्सा बन जाती है। एसेंशियली ये पैक्ट यूएन सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। तो अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर। हमने पैक्ट फॉर द फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट तो समझ लिया, पर आखिर इन रिफॉर्म्स की इतनी ज़रूरत है ही क्यों? इसके लिए हमें उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा जो इस पूरी मांग के सेंटर में है, द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की प्रॉब्लम्स। ये टेबल देखिए यूएनएससी की पूरी कहानी को एकदम साफ साफ बता रहा है। पहला कंसर्न, आउटडेटेड स्ट्रक्चर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, वो 1945 की दुनिया को रिफ्लेक्ट करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स ने तब इसे बनाया था। ये आज के इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे नए पावर्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। फिर आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, एक्सक्लूजन ऑफ ग्लोबल साउथ। जस्ट इमेजिन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे पूरे कॉन्टिनेंट्स का एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है। इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जब इतनी बड़ी आबादी का डिसीजन मेकिंग में कोई परमानेंट वॉइस ही ना हो। और तीसरा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक, P5 प्रिविलेज, मतलब वीटो पावर। ये P5 कंट्रीज को किसी भी रेजोल्यूशन को अकेले रोकने की एब्सोल्यूट पावर देता है, और इसका नतीजा यूक्रेन पर रेजोल्यूशन को रशिया वीटो कर देता है, पैलेस्टाइन पर रेजोल्यूशन को यूएस वीटो कर देता है, और यूएनएससी पैरालाइज्ड हो जाता है। ये तीनों प्रॉब्लम्स मिलके यूएनएससी की क्रेडिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए इंडिया एक बहुत स्ट्रांग वॉइस बनकर आगे आया है। अब सेक्शन 3 में हम समझेंगे कि इंडिया का स्पेसिफिक स्टैंड क्या है और उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। इंडिया की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम मांग है वो स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर है। रिफॉर्म्स जरूरी हैं, लेकिन वो टाइम बाउंड होने चाहिए। इंडिया का साफ कहना है कि सालों से जो ये ओपन एंडेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, यानी ऐसी बातचीत जिसका कोई अंत ही नहीं है, अब वो बंद होनी चाहिए। एक कॉन्क्रीट टाइमलाइन बनानी होगी, एक डेडलाइन सेट करनी होगी। ये इंडिया की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है और इस मामले में उसकी अर्जेंसी भी। तो इंडिया आखिर चाहता क्या है? मुख्य रूप से ये 3 चीजें। पहला, एक्सपेंशन, यानी सिक्योरिटी काउंसिल को परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों ही कैटेगरीज में एक्सपैंड किया जाए ताकि ज्यादा देशों को जगह मिल सके। दूसरा, इक्विटेबल ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब साफ है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन्स को उनका हक मिलना चाहिए, परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और तीसरा, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट सीधा P5 के वीटो पावर और उनके क्लोज डोर मीटिंग्स पर निशाना है। इंडिया चाहता है कि फैसले लेने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें सबकी भागीदारी हो। ये कंपैरिजन पूरे इशू को बहुत आसानी से समझा देता है। जो पुराना तरीका है जो अब तक चल रहा है वो है एंडलेस नेगोशिएशंस का, जिसका नतीजा है 0। इसके आगे इंडिया का विजन है टाइम बाउंड डिसाइसिव एक्शन का, यानी एक समय सीमा तय करके प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि रियल चेंज आ सके। अब सवाल उठता है कि इंडिया खुद परमानेंट सीट क्यों मांग रहा है? इंडिया का दावा इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। पिलर नंबर 1, पॉपुलेशन। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के हाई टेबल से बाहर कैसे रख सकते हैं? इट्स जस्ट नॉट जस्टिफाइबल। पिलर 2, पीस कीपिंग। इंडिया यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में हमेशा से सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक रहा है। हमने ग्लोबल पीस के लिए सिर्फ बातें नहीं की हैं, हमने जमीन पर काम किया है, अपने ट्रूप्स को भेजा है। थर्ड, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। इंडिया एक राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। और चौथा, डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस। इंडिया ग्लोबल साउथ की एक अहम आवाज है और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी। ये चारों पॉइंट्स मिलाकर आपके मेंस आंसर के लिए एक परफेक्ट रेडीमेड स्ट्रक्चर बनाते हैं टू जस्टिफाई इंडियाज क्लेम। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि यूएनएससी रिफॉर्म की मांग सिर्फ एक सीट पाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा विजन है, एक नए ग्लोबल ऑर्डर का सपना। ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है, द एसेंस। इंडिया का पुश एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर के लिए है जो जस्ट यानी न्यायपूर्ण हो, इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चले, और इफेक्टिव यानी प्रभावी हो। एक ऐसा ऑर्डर जो आज के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के अनुसार हो और ग्लोबल साउथ की आवाज को सुने, उनकी जरूरतों को समझे। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक बेहतर और फेयर ग्लोबल सिस्टम बनाने की लड़ाई है। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो क्या इससे वाकई ग्लोबल साउथ को वो आवाज मिलेगी जिसका वो हकदार है? क्या P5 कंट्रीज अपनी पावर, अपना वीटो इतनी आसानी से शेयर करने देंगे? इस पर जरूर सोचिए। द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन द आंसर टू दिस वेरी क्वेश्चन।
देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखने वाले सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए कर की जरूरी है। और वो मुद्दा है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का मेगा डैम। देखिए, ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये साउथ एशिया की हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी जल राजनीति को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स इशू को परत दर परत बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं, क्या पानी साउथ एशिया का नया तेल है? जरा सोचिए, 20वीं सदी में तेल के लिए देशों के बीच कैसा तनाव था, लड़ाइयां तक हुई। तो क्या 21वीं सदी में पानी वही स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बन चुका है जिस पर कंट्रोल के लिए एक नई दौड़ शुरू हो गई है? ब्रह्मपुत्र के केस में ये सिर्फ एक थियोरेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही तनावपूर्ण हकीकत बनता जा रहा है। ओके, तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो इस नदी के रास्ते में ही छिपी है। आप मैप पर देखिए, ये नदी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसका नाम है यारलुंग सैंगपो, और ये इलाका चीन के कंट्रोल में है। फिर ये नदी भारत में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है सियांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और आखिर में ये बांग्लादेश में चली जाती है। अब जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में चीन को कहते हैं अपर रिपेरियन स्टेट, यानी वो देश जहां से नदी का सोर्स है, जहां से वो शुरू हो रही है, और भारत और बांग्लादेश हैं लोअर रिपेरियन स्टेट्स। अगर मैं आपको बिल्कुल सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि पानी का जो मेन स्विच है वो चीन के हाथ में है, और हम नीचे उसके फैसलों पर निर्भर हैं। यही ज्योग्राफिकल रियलिटी इस पूरे मुद्दे को इतना सेंसिटिव और फ्रैंकली इतना विस्फोटक बनाती है। तो अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में, चाइनाज डैम एंड इंडियाज कंसर्न। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की बात नहीं है दोस्तों, ये पावर, कंट्रोल और स्ट्रैटेजी की कहानी है। चीन ये मेगा डैम तिब्बत के मेडॉक काउंटी में बना रहा है। ये वो जगह है जहां यारलुंग सांगपो नदी एक बहुत बड़ा यू टर्न जैसा मोड़ लेती है, जिसे ग्रेट बेंड कहते हैं। अब इस डैम से चीन को मिलता क्या है? सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि नदी के फ्लो पर एक तरह का वीटो पावर मिल जाता है। जरा सोचिए, चीन जब चाहे पानी रोककर भारत के नॉर्थ ईस्ट में सूखा जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, या फिर मॉनसून के पीक पर अचानक एक्स्ट्रा पानी छोड़कर विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। यही है वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज, यानी पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता। जियोपॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी बातों से हटकर अब जरा जमीन पर आते हैं। देखते हैं कि इस जायंट प्रोजेक्ट का हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एनवायरनमेंट और वहां रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ पानी के फ्लो का सवाल नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। सबसे पहला और सीधा खतरा है हमारी बायोडाइवर्सिटी पर। ब्रह्मपुत्र का जो बेसन है वो एक बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। पानी के नेचुरल फ्लो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नदी के जीवों जैसे कि रे, गैंजेटिक डॉल्फिन और पूरे फ्लड प्लेन इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। दूसरा, एग्रीकल्चर। असम और अरुणाचल के किसान हजारों सालों से नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ गाद, जिसे सिल्ट कहते हैं, उस पर निर्भर हैं। ये डैम इस लाइफ गिविंग सिल्ट को अपस्ट्रीम में ही रोक देगा, जिससे डाउनस्ट्रीम के खेत बंजर हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, लाइवलीहुड्स। लाखों मछुआरों, किसानों और लोकल कम्युनिटीज की पूरी जिंदगी ही इस नदी पर टिकी है। पानी के फ्लो में कोई भी बदलाव उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ये स्लाइड उस पावर इम्बैलेंस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है, जिसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म है हाइड्रो हेजेमनी। हाइड्रो मतलब पानी और हेजेमनी मतलब दबदबा। यहाँ चीन अपस्ट्रीम होने की वजह से एक हाइड्रो हेजेमनी की पोजीशन में है। वो अपनी मर्जी से पानी का नल खोल या बंद कर सकता है। वहीं भारत और बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम होने के कारण चीन के एक तरफा फैसलों के सामने वल्नरेबल हैं, यानी कमजोर हैं। बिना किसी बातचीत या अग्रीमेंट के इस डैम को बनाना इसी हाइड्रो हेजेमनी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस मैसिव चैलेंज के सामने इंडिया कर क्या रहा है? भारत चुप नहीं बैठा है। इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत ने एक मल्टी प्रॉन्ग्ड यानी एक 4 आयामी स्ट्रैटेजी अपनाई है। चलिए भारत की इस 4 पार्ट स्ट्रैटेजी को एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप है मॉनिटर। भारत सैटेलाइट इमेजरी और अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स के थ्रू चीन की हर एक्टिविटी पर करीब से नजर रख रहा है। दूसरा स्टेप है एडवोकेट। भारत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ट्रांसबाउंड्री रिवर कॉर्पोरेशन की जरूरत पर जोर दे रहा है, यानी ऐसी नदियों के लिए आपसी सहयोग की वकालत कर रहा है। तीसरा स्टेप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैलेंस। चीन के लेवरेज को काउंटर करने के लिए भारत अपने खुद के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसे अरुणाचल में सुबनश्री और सियांग पर तेजी से काम कर रहा है। इससे भारत प्रायर यूज राइट्स एस्टैब्लिश कर सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है, जिसके तहत जो पहले पानी का उपयोग करता है उसका उस पर एक तरह का अधिकार बन जाता है। और चौथा स्टेप है अलाय।
भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर एक जॉइंट फ्रंट बना रहा है, क्योंकि जो चिंताएं हमारी हैं वही चिंताएं बांग्लादेश की भी हैं। ओके, तो अब तक हमने इस एक डैम की बात की, बट लेट्स जूम आउट। चलिए इस पूरी पिक्चर को एक बड़े फ्रेम में देखते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक डैम की कहानी नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया के फ्यूचर की हाइड्रोपॉलिटिक्स की कहानी है। हाइड्रोपॉलिटिक्स, ये शब्द आपके यूपीएससी मेंस के आंसर में जरूर होना चाहिए। इसका मतलब है पानी, स्पेशली ऐसी नदियां जो एक से ज्यादा देशों से बहती हैं, उन पर कंट्रोल को लेकर देशों के बीच होने वाली पॉलिटिक्स। इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और कोऑपरेशन भी। ब्रह्मपुत्र का मामला हाइड्रो कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही ये हाइड्रो डिप्लोमेसी की जरूरत को भी हाईलाइट करता है। ये टेबल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। देखिए, यहाँ 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। चीन का प्राइमरी इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हासिल करना और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करना। भारत की प्रायोरिटी है अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए वाटर सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी यानी पर्यावरणीय स्थिरता को बचाए रखना। और बांग्लादेश के लिए तो ये एक एग्जिस्टेंस का सवाल है। उसकी पूरी इकोनॉमी और लोगों की लाइवलीहुड इस नदी पर डिपेंड करती है और उसे फ्लड मैनेजमेंट की भी चिंता है। इन्हीं अलग अलग इंटरेस्ट्स का टकराव इस प्रॉब्लम को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, इतने सारे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, तो रास्ता क्या है? व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्या ये रास्ता टकराव की ओर जाता है या सहयोग की ओर? जो कुछ भी हमने अब तक डिस्कस किया है वो एक ही सोल्यूशन की तरफ इशारा करता है। इस पूरे एनालिसिस का जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, वो इस एक लाइन में है। पीस, सस्टेनेबिलिटी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत ट्रांसबाउंड्री वाटर गवर्नेंस की तत्काल जरूरत है। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तनाव के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी आज भी काम कर रही है। लेकिन भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के लिए ऐसी कोई भी ट्रीटी नहीं है, और यही सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमी है। एक ऐसी ट्रीटी जिसमें डेटा शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और जॉइंट मैनेजमेंट के रूल्स बिल्कुल क्लियर हों, वही इस समस्या का एकमात्र लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। और आखिर में चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ढालते हैं। सवाल है, सीमा पार नदी विवाद एक सहकारी दृष्टिकोण की ओर बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के संदर्भ में चर्चा करें। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए आप इस एक्सप्लेनर के सभी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। आप हाइड्रोपॉलिटिक्स को डिफाइन कीजिए, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को एनालाइज कीजिए, भारत की 4 पार्ट स्ट्रैटेजी बताइए और आखिर में एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क की वकालत करते हुए अपना आंसर कंक्लूड कीजिए। तो अब आप सोचिए, क्या कोऑपरेशन के बिना इस रीजन में पीस और वाटर सिक्योरिटी दोनों एक साथ पॉसिबल है?